गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कॉलेज के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत। पूर्व के वीडियो में हम कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी के तहत गारंटी के अनुबंधों से क्या अभिप्राय है, वे उसके एसेंशियल जो एलिमेंट्स हैं या गारंटी के जो अनुबंधों के जो एसेंशियल या आवश्यक चीज़ों का होना ज़रूरी है, किन किन चीज़ों का होना ज़रूरी है, एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ ए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी, वो डिस्कस कर चुके हैं। Let us discuss about what are the difference between contract of indemnity and contract of guarantee. Let us discuss. Uh, Contract Act is concerned with the Section 126 of Indian Contract Act 1872, whereas the contract of indemnity is concerned with the Section 124. डेफिनेशंस के बेस पर कह सकते हैं हानि रक्षा का अनुबंध एक ऐसे अनुबंध से है जिसके अंतर्गत एक पक्षकार दूसरे पक्षकार को उन सभी हानियों से बचाने का वचन देता है जो स्वयं या तृतीय पक्षकार के द्वारा होती है। इसके बाद गारंटी अनुबंध की बात करते हैं तो एक ऐसा अनुबंध जिसमें एक व्यक्ति किसी तीसरे व्यक्ति की त्रुटि की दशा में उसके तीसरे पक्ष के वचन को पूरा करने के लिए अथवा दायित्व को पूरा करने के लिए वचन देता है, ऐसे गारंटी अनुबंध कहलाते हैं। यदि हम बात करते हैं पक्षकारों की संख्या तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी में पक्षकारों की संख्या 2 होती है और जबकि गारंटी अनुबंध में जैसे हम पहले डिस्कस कर चुके हैं पक्षकारों की संख्या 3 होती है। यदि हम अनुबंधों की बात करते हैं तो जो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इन द इंडेमनिटी इज 2 कॉन्ट्रैक्ट here. Only one contract is executed here between the indemnifier and indemnity holder, whereas in contract of guarantee there is 3 agreement is to be executed between surety and creditor, principal debtor, second one principal debtor and creditor, and third one is श्योरिटी एंड प्रिंसिपल डेटर। ऑब्जेक्ट क्या होता है, व्हाट इज द ऑब्जेक्ट ऑफ इंडेमनिटी? जो अनुबंध हैं या हानि रक्षा के अनुबंध हैं उनका उद्देश्य भावी जो लॉसेज हैं, फ्यूचर लॉसेज हैं, उनको उनसे बचाना, जबकि गारंटी अनुबंध का उद्देश्य ऋण का भुगतान यानी कि पेमेंट ऑफ डेट और अन्य किसी तीसरे पक्षकार की त्रुटि की दशा में गारंटी जो प्रतिबद्धता है वो अपने वचन का निष्पादन करता है। स्कोप, व्हाट इज द स्कोप? हानि रक्षा अनुबंधों का क्षेत्र जो स्कोप है दैट इज लिमिटेड। इसके अंतर्गत गारंटी का अनुबंध भी शामिल नहीं होते हैं, बल्कि whereas द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी इट इज स्कोप इज वाइडर देन इंडेमनिटी कॉन्ट्रैक्ट। नेचर, हानि रक्षा के अनुबंधों को हानि से रक्षा करने के लिए होते हैं, जबकि गारंटी का अनुबंध किसी तीसरे पक्षकार के आचरण से, बिहेवियर से अथवा ऋणों का भुगतान कर देने की जमानत के रूप में हो सकते हैं। लायबिलिटी क्या होती है? हानि रक्षा अनुबंध में हानि रक्षक अर्थात वचनदाता का दायित्व प्राथमिक एवं स्वतंत्र होता है, वेरे जबकि गारंटी के अनुबंध में प्रतिभू का दायित्व जो श्योरिटी है या प्रतिभू है उसका दायित्व सेकेंडरी होता है, गौण होता है, जबकि प्राथमिक दायित्व होता है प्रिंसिपल डेटर्स का। इसके बाद कॉन्ट्रेक्चुअल कैपेसिटी के बेसिस पर हम बात कर सकते हैं हानि रक्षा अनुबंधों के दोनों ही पक्षकारों में इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की जो सेक्शन 11 के तहत अनुबंध करने की क्षमता का होना जरूरी होता है, जबकि गारंटी के अनुबंध में मूल ऋणी में प्रिंसिपल डेटर्स में अनुबंध करने की क्षमता का होना आवश्यक नहीं है, लेकिन ऋणदाता एज ए क्रेडिटर एंड श्योरिटी में अनुबंध करने की क्षमता का होना एसेंशियल है। सेकेंड बात करते हैं जोखिम का, एग्जिस्टेंस ऑफ रिस्क। जोखिम की बात हम बात कर सकते हैं, एग्जिस्टेंस ऑफ रिस्क। हानि रक्षा अनुबंधों में हानि रक्षाधारी को किसी अनिश्चित घटना या व्यवहार के परिणाम स्वरूप होने वाली हानि को पूरा करने का वचन देता है, जबकि गारंटी के अनुबंध में प्रतिभू ऋण के भुगतान का वचन देता है जो उसे ज्ञात है
एवं जिसका अस्तित्व अनुमान करते समय विद्यमान होता है, उसे पता होता है कि मैंने क्रेडिटर्स को या लेनदार को इतनी राशि के ऋण के भुगतान के संबंध में अपनी जमानत दी है। नेक्स्ट वन बात करते हैं लोन, ऋण की बात करते हैं। हानि रक्षा अनुबंध में कोई लोन नहीं होता है, जबकि जो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी है उसमें दायित्व या ऋण के रूप में कोई अन्य लायबिलिटी हो सकती है। इसके बाद वाद प्रस्तुत करना। हानि रक्षा अनुबंधों में हानि रक्षक तीसरे पक्षकार के विरुद्ध अपने स्वयं के नाम से वाद प्रस्तुत नहीं कर सकते। यह केवल हानि रक्षा धारी जो इंडेमनीफायर है उसी के नाम से वाद प्रस्तुत किया जा सकता है, जबकि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी में मूल ऋणी की जो एरर है यानी प्रिंसिपल डेटर्स अपने भुगतान में कोई त्रुटि करता है और जब प्रतिभू उस स्थिति में प्रतिभू सियोरिटी अपने दायित्व को पूरा कर देता है तो प्रतिभू मूल ऋणी से धनराशि वसूल करने के लिए अपने नाम से क्लेम या वाद प्रस्तुत कर सकता है, वाद प्रस्तुत कर सकता है। तो ये इनके कुछ डिफरेंसेस के कुछ क्राइटेरियाज हैं। इसके नेक्स्ट वी आर डिस्कसिंग अबाउट द काइंड्स ऑफ गारंटी और टाइप्स ऑफ गारंटी। There are two types of guarantee. First one, existing guarantee, which is retrospective guarantee. It may also called retrospective guarantee. And second is future liability for which prospective guarantee. यानी कि we can say if the existing guarantee is present, it is called retrospective guarantee, and where गारंटी इज कंसर्न फॉर फ्यूचर पीरियड, इट इज ए पर्सपेक्टिव गारंटी। यानी कि विद्यमान दो तरीके की गारंटी होती है, एक विद्यमान गारंटी होती है और सेकंड वन होती है भावी गारंटी। विद्यमान गारंटी से आशय यानी कि जो एग्जिस्टिंग गारंटी है वो एग्जिस्टिंग गारंटी से आशय होता है ऐसी गारंटी जिसके अंतर्गत गारंटी किसी पहले से ही विद्यमान ऋण जो एग्जिस्टिंग लोन के अगेंस्ट में दी गई है। फॉर एग्जाम्पल, प्रोफेसर अशोक के पास प्रोफेसर सतीश 9,000 रुपये का 6 माह का मूल ऋण है, यानी पहले से उसने ले रखा है सतीश से। तो उस स्थिति में प्रोफेसर अशोक प्रोफेसर सतीश को ऋण देने में असमर्थ रहता है। तो उस स्थिति में कोई थर्ड पर्सन आके कहता है, प्रोफेसर रंग आके कहता है कि 2 माह की अवधि के लिए ये वृद्धि के लिए निवेदन कर रहा है, तो आप 2 माह के लिए वो कंसीडर कर लें और 2 महीने बनने बाद यदि ये नहीं चुकारा करता है तो उस स्थिति में मैं इस धन को चुका दूंगा। तो ये होता है विद्यमान गारंटी। वेयर फ्यूचर गारंटी, जब कोई व्यक्ति किसी भावी ऋण अथवा भविष्य में के दायित्व के संबंध में, यानी जो गारंटी है वो भविष्य में कोई ट्रांजैक्शन यानी कि भविष्य के संबंध में गारंटी देता है तो हम उसे भावी गारंटी कहते हैं। यानी जब फॉर एग्जांपल जय कपिल की गारंटी पर सचिन को 5,000 रुपये 3 मंथ्स के लिए देने के लिए तैयार होता है, 3 महीने बाद यदि सचिन 5,000 रुपये धनराशि देने में असमर्थ रहता है तो कपिल उस धनराशि को देगा। इट इज़ ए फ्यूचर गारंटी। फ्यूचर जो गारंटी है, संभावी गारंटी भी 2 प्रकार की हो सकती है। नंबर 1, स्पेसिफिक गारंटी। वह गारंटी स्पेसिफिक गारंटी दैट इज कंटिन्यूइंग गारंटी है। वह गारंटी जो किसी विशेष प्रकार के ऋण यानी स्पेसिफिक पर्पज के लिए दी जाती है तो विशिष्ट गारंटी कहलाती है। दैट इज फॉर एक्सक्लूसिव फॉर ए स्पेसिफिक पर्पज, वो आपकी गारंटी होती है स्पेसिफिक गारंटी। Whereas a specific guarantee, a contract of guarantee can be a specific guarantee for any specific transaction only at और for a particular contract के उस रिगार्डिंग हो सकती है, और स्पेसिफिक गारंटी इज फॉर ए सिंगल डेप्ट यानी एकल जो देता है या एकल लोन है उसके अगेंस्ट में हो सकती है। एनी स्पेसिफाइड ट्रांजैक्शन किसी विशिष्ट सौदे या व्यवहार के अगेंस्ट में दी जा सकती है। इट कम्स टू एन एंड व्हेन सच डेब्ट हैज बीन पेड, और उस समय विशिष्ट गारंटी
खत्म माना जाता है, जबकि उस विशेष पर्टिकुलर डेब्ट को भुगतान कर दिया है प्रिंसिपल डेटर्स ने। इसके बाद सेकेंड वन है दैट इज कंटिन्यू गारंटी। एक कंटिन्यू गारंटी इज टाइप ऑफ गारंटी विच अप्लाइज टू ए सीरीज ऑफ ट्रांजेक्शन, जिसे हम करंट गारंटी भी कह सकते हैं, चालू गारंटी भी कहते हैं। यानी कि चालू गारंटी एक व्यवहार की एक श्रृंखला तक चलती है, कंटिन्यू रहती है। यानी व्यवहार, वह गारंटी जो व्यवहारों की एक श्रृंखला तक विस्तृत होती है, चालू गारंटी कहलाती है। As per section 129, a guarantee which extends to a series of transactions is called a continuous guarantee. For illustration, a guarantees payment to be a tea dealer for any tea that she may buy from him from time to time to the amount of rupees 1 lakhs. Afterwards, B supply C T for the amount of 1 lakh. यानी कि A B को, यानी कि A गारंटी देता है B को कि C को आपको क्रेडिट 1 साल तक के लिए 1 लाख की लिमिट जो C खरीद रहा है क्रेडिट में, उस पर मैं गारंटी 1 लाख तक की देता हूँ। यानी साल के बीच में जितने भी ट्रांजेक्शन्स होंगे उनके लिए मैं 1 लाख की गारंटी आपको देता हूँ। इन केस यदि सी एक पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन ड्यूरिंग द ईयर में यदि 1,20,000 का माल खरीद लेता है सी बी से, और उस स्थिति में यदि सी पेमेंट के भुगतान में फेलियर हो जाता है, तो ए की जो गारंटी होगी वो अप टू द एक्सटेंट ऑफ ₹1 लाख की होगी, जिसे हम चालू गारंटी के रूप में ट्रीट करेंगे। इसके बाद रिवोकेशन किस प्रकार किया जा सकता है चालू गारंटी का। जो चालू गारंटी का कोई लिमिट तो है ही उसमें, लेकिन सीरीज ऑफ ट्रांजैक्शन, इसे चालू गारंटी को किस तरीके से हम समाप्त कर सकता है या श्योरिटी किस तरीके से मना कर सकता है। यानी कि बाय नोटिस ऑफ रिवोकेशन, यानी कि डेथ। नंबर 1, क्रेडिट जो श्योरिटी है, ही कैन रिवोक द गारंटी एट एनी टाइम बाय द श्योरिटी बाय गिविंग द नोटिस टू द क्रेडिटर। यानी कि यदि श्योरिटी के द्वारा लेनदार को उसके रिगार्डिंग में नोटिस दिया जाता है, तो नोटिस देकर ही गारंटी का रिवोकेशन किया जा सकता है। इसके बाद सेकेंड वन, इम्पॉर्टेंट वन, यदि प्रतिभू की मृत्यु होने पर रिवोकेशन ऑफ कंटिन्यू गारंटी बाय श्योरिटी डेथ, यानी कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 131 के अनुसार यदि कोई विपरीत अनुबंध नहीं हो, एडवर्स यदि कॉन्ट्रैक्ट नहीं है उसमें, तो उस स्थिति में यदि श्योरिटी की डेथ हो जाती है तो चालू व्यवहार के लिए जो गारंटी है वो खत्म मान ली जाती है। थर्ड वन, अनुबंध की शर्तों में परिवर्तन, वेरिएंस इन द टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, यानी इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 133 के सेक्शन के अनुसार यदि श्योरिटी की बिना कंसेंट के यदि ऋणदाता यानी प्रिंसिपल यानी क्रेडिटर तथा मूल ऋणी प्रिंसिपल डेटर के बीच कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी की कंडीशंस में परिवर्तन कर दिए जाते हैं, तो उस स्थिति में प्रतिभू अपने दायित्व से मुक्त हो जाता है। एक एग्जाम्पल के जरिए ले सकते हैं, एक्स वाई की 6 माह बाद जेड के लिए दिए गए ऋण के लिए गारंटी देता है, परंतु 6 माह के पूर्व ही यदि वाई जेड को माल उधार देना प्रारंभ कर देता है, तो उस ऋण के लिए जो श्योरिटी है वो जिम्मेदार नहीं होगा। नेक्स्ट वन, प्रतिभू के दायित्व से मुक्त होना, ऑन डिस्चार्ज ऑफ श्योरिटी फ्रॉम द लायबिलिटी। चालू गारंटी का अनुबंध उस समय भी समाप्त हो जाता है जब प्रतिभू अपने दायित्व से मुक्त हो जाता है। अतः एक प्रतिभू सामान्य निम्न
कंडीशनों में दायित्व से मुक्त हो जाता है। कंडीशंस कौन से होते हैं? यदि ऋणदाता द्वारा मूल ऋणी को दायित्व से मुक्त कर देने पर, यदि जो क्रेडिटर है वो मूल ऋणी को मना कर देता है कि मुझे आप जो उधार पैसे लिए वो नहीं दें, देने तो ठीक है, नहीं देते हैं तो कोई बात नहीं, मना कर देता है। इसके अलावा सेकेंड वन, मूल ऋणी एवं ऋणदाता के बीच ठहराव हो जाने पर, कोई कॉन्टैक्ट नया ऐसा हो जाता है, अल्ट्रेशन उसमें हो जाता है, यानी ऋणदाता मूल ऋणी एवं ऋणदाता के बीच में, प्रिंसिपल डेटर्स और ऋणदाता के बीच में, क्रेडिटर्स के बीच में कोई नया ठहराव हो जाता है, तो उस स्थिति में भी श्योरिटी मुक्त हो जाता है। इसके अलावा ऋणदाता के कार्य अथवा भूल द्वारा, यानी कि जो क्रेडिटर्स है उसने यदि कोई गिरवी रखी सिक्योरिटी है उसको बेच दिया है, या कोई गलती कर दी गई है, जो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी की शर्तें थी उनमें यदि उसने कुछ भूल की है, तो उस स्थिति में प्रतिभू अपने दायित्व से मुक्त हो जाता है। इसके अलावा ऋणदाता द्वारा जमानत खो देने पर, यानी ऋणदाता ने यदि प्रिंसिपल डेटर मूल ऋणी ने ऋणदाता के यहाँ कोई गिरवी वस्तु रखी है, वो नष्ट हो गई है या डैमेज हो गई है, चोरी हो गई है, या उसने मूल ऋणदाता को लौटा दिए, तो उस स्थिति में भी प्रतिभू अपने दायित्व से मुक्त हो जाता है। इसके अलावा गारंटी के अवैध होने पर, इलीगल गारंटी बिकम्स इलीगल, गारंटी यदि अवैध हो जाती है तो उस स्थिति में भी एक तरीके से प्रतिभू के जो दायित्व हैं वो अपने आप मुक्त हो जाते हैं। नेक्स्ट वन है आपका राइट्स ऑफ श्योरिटी, यानी कि प्रतिभू के आधार जो अधिकार हैं वो क्या क्या है। देयर आर टू टाइप्स राइट्स in favor of surety is available here. Number one, rights against principal debtors, यानी प्रिंसिपल डेटर के विरुद्ध क्या उसको अधिकार हैं। इसके अलावा राइट्स अगेंस्ट क्रेडिटर्स, यानी कि ऋणदाता के विरुद्ध उसे क्या अधिकार हैं। इसके अलावा थर्ड टाइप राइट्स अगेंस्ट को श्योरिटीज। तो सब लेट अस डिस्कस अबाउट rights against principal debtors. Number one, a right to acquire security, section 144। गारंटी कॉन्ट्रैक्ट के अंतर्गत मूल ऋणी अपने दायित्व का निष्पादन नहीं करता है, यानी प्रिंसिपल डेटर अपने परफॉर्मेंस ऑफ promises और not execution of any performance by the principal debtor या ऋणों को नहीं चुकाता है, तो ऐसी स्थिति में श्योरिटी ऋणदाता के प्रति, यानी कि क्रेडिटर्स के प्रति अपने समस्त दायित्वों या ऋणों को चुका देता है। श्योरिटी ने पेमेंट कर दिया है और प्रिंसिपल डेटर्स के द्वारा डिफॉल्ट हो गया है, वो खुद उसने पेमेंट नहीं किया है, उस स्थिति में श्योरिटी ने जब यदि कोई पेमेंट किया है तो प्रतिभू को वो सभी राइट्स प्राप्त होंगे जो एक ऋणदाता को मूल ऋणी के विरुद्ध प्राप्त थे, अर्थात मूल ऋणी के दायित्वों को चुका देने के पश्चात वह प्रतिभू से ऋणदाता की स्थिति में आ जाता है। यानी जैसे उसने ऋणदाता को मूल ऋणदाता के दायित्व को चुका दिया है, जो उधार लिया था मूल ऋणदाता ने, तो श्योरिटी ने चुका दिया था है, तो उस स्थिति में जैसे ही श्योरिटी क्रेडिटर्स को पैसा चुका देता है, तो उस स्थिति में श्योरिटी मूल ऋणदाता यानी ऋणदाता के रूप में उसकी एक प्रेजेंस हो जाती है। तो उस स्थिति में यानी कि हम इसे स्थान ग्रहण का अधिकार कहते हैं, राइट्स ऑफ सब्रोगेशन, यानी कि यदि प्रतिभू श्योरिटी अपने दायित्व को चुका देता है जो गारंटी के अनुबंधों में पैदा हुए थे, तो उस स्थिति में जो प्रतिभू है वो मूल ऋणदाता यानी ऋणदाता का स्थान लेता है और उसको वो राइट्स, समस्त राइट्स प्रतिभू को पैदा होते हैं, प्राप्त होते हैं, वो प्रिंसिपल डेटर्स के खिलाफ जो दायित्व है उनको पूरा करने के लिए कह सकता है। इसके बाद नेक्स्ट वन है राइट्स ऑफ इंडेमनिटी।
प्रत्येक गारंटी के अनुबंध में मूल ऋणी के द्वारा प्रतिभू की हानि रक्षा करने का वचन इम्प्लाइड होता है। अतः प्रतिभू मूल ऋणी से वे समस्त धनराशि, ब्याज, व्यय व अधिनियम के अंतर्गत अन्य देय वैध राशि आदि को प्राप्त करने का अधिकार रखता है। इसके बाद बी, राइट्स अगेंस्ट क्रेडिटर्स, यानी कि सेक्शन 141 के अनुसार राइट ऑफ एक्वायर सिक्योरिटी, यानी कि जब प्रतिभू द्वारा दिए गए ऐसे सभी प्रतिभूतियों का लाभ प्राप्त करने का अधिकार होता है जो कि गारंटी करते समय ऋणदाता के पास है। यदि कोई प्रिंसिपल डेटर ने अपनी कोई ग्रहण या कोई गिरवी वस्तु रखी है तो उस स्थिति में वो यदि श्योरिटी अपने दायित्व को पूरा करता है तो वो गहन या गिरवी रखी गई संपत्ति या प्रॉपर्टी पर अधिकार किसका हो जाएगा? श्योरिटी या प्रतिभूकर्ता का होता है। इसके अलावा घटोत्तरी को पूरा करने का अधिकार, राइट टू सेट ऑफ, यानी कि यदि गारंटी अनुबंध के अंतर्गत प्रतिभू श्योरिटी को ऋणदाता के विरुद्ध यह भी अधिकार है कि यदि मूल ऋणी प्रिंसिपल डेटर्स को ऋणदाता से कुछ धन प्राप्त करना है तो वह उस ऋण में से उस घटोत्तरी को पूरा कर ले। इसके अलावा नेक्स्ट वन है राइट्स अगेंस्ट को श्योरिटी, यानी कि समान दायित्व वाले सह प्रतिभू की दशा में, यानी कि यदि 41-46 के अनुसार जब यह दो या दो से अधिक प्रतिभू एक ही व्यक्ति के लिए संयुक्त रूप से अथवा पृथक पृथक रूप से उत्तरदायित्व हो, जब तक कोई विपरीत अनुबंध नहीं है तो ऐसी दशा में वे दायित्व को बराबर बांटेंगे। लेकिन यदि सह प्रतिभू में से किसी एक प्रतिभू ने संपूर्ण राशि का भुगतान किया है तो उस स्थिति में वो दूसरे प्रतिभू से समान राशि प्राप्त करने का अधिकारी होगा, उसको राइट्स है। इसके अलावा यदि कोई उनकी लायबिलिटीज भिन्न भिन्न है तो उस स्थिति में यदि जो कोई प्रतिभू सभी प्रतिभू के आधार पर कोई एक चुकारा करता है अपने दायित्व को, सभी प्रतिभू के दायित्वों का भुगतान यदि एक प्रतिभू के द्वारा किया जाता है तो वह उनसे उनके द्वारा जो निर्धारित दायित्व की राशि है उसको वसूलने का अधिकार रखता है। इसके बाद नेक्स्ट है यानी कि प्रतिभू के जो दायित्वों की सीमा वो क्या होनी चाहिए, यानी कि जो प्रतिभू एक्सटेंड ऑफ श्योरिटी लायबिलिटीज, यानी कि प्रतिभू के दायित्वों की जो सीमा है वो किस हद तक हो, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो यानी कि प्रतिभू का दायित्व मूल ऋणी के साथ साथ सह विस्तृत होता है, यानी कि चलता रहता है। प्रतिभू का दायित्व गौण एवं संभाव्य होता है कि यानी कि जो प्रतिभू का दायित्व वो सेकेंडरी होता है और प्राइमरी दायित्व होता है मूल ऋणदाता का। यदि मूल ऋणदाता फेलियर होता है तो उस स्थिति में प्रतिभू का दायित्व उत्पन्न होता है। मूल ऋणी के विरुद्ध कार्रवाई न करने का दायित्व, प्रतिभू के पास साधन न होने पर वो मना नहीं कर सकता कि भाई मेरे पास यदि मूल ऋणी ने भुगतान नहीं किया तो मेरे पास साधन नहीं है, मैं क्रेडिटर्स को किस तरीके से उसके दायित्व का या उसके द्वारा दिए गए ऋण को चुकारा करूं, मेरे पास कोई साधन नहीं है, तो वो मना नहीं कर सकता। मूल अनुबंधों के व्यर्थ अथवा व्यर्थनीय होने पर दायित्व, यानी कि यदि मूल अनुबंध या ओरिजिनल जो कॉन्ट्रैक्ट है या वो वॉइड है या वॉइडेबल हैं तो उस स्थिति में प्रतिभू अपने दायित्व से मुक्त हो जाता है। तो सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक्स। नेक्स्ट वीडियो में आपसे पुनः मिलेंगे, धन्यवाद।